नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन बाद खाने के ऊपर फिर से हम कार्यक्रम अपना शुरू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में तमाम जायकों पे बात होगी, तरह-तरह के आंचलिक भोजनों पे, व्यंजनों पे बात होगी और आज जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो लखनऊ से कर रहे हैं। हमारा अपना शहर लखनऊ, उस लखनऊ के शहर की बिरयानी जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। मुझे एक दौर याद आता है 1980 से पहले का दौर, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था और हज़रतगंज में एक टॉकीज होता था फिल्मिस्तान, अब शाहू हो गया है। उसके बगल में एक छोटा-सा नाला था, वहीं एक ठेला लगता था। वहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर थी और पहली बार हमने बिरयानी का जायका वहीं पे लिया। जिन सज्जन की वो जिनका वो ठेला था, आजकल पता चला कि वो बहुत बड़ी एक होटल श्रृंखला के मुख्य शेफ़ हैं। और उस बिरयानी का स्वाद चढ़ा हुआ है, आज तक चढ़ा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे वहाँ पे लखनऊ के अंदर ऐसे आउटलेट्स हैं, जिनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों की उत्सुकता रहती है। जैसे इदरीश की बिरयानी है, वाहिद की बिरयानी है, सखावत की बिरयानी है, लल्ला की बिरयानी है, नौशीजान है, दस्तरखान है, ये बहुत सारे हैं। तो हम आज शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जाने-माने वकील महमूद आब्दी जी हैं, जो लखनवी खाने और अवध की कुज़ीन के ऊपर काफ़ी उनका काम भी है। हमारे साथ अनन्या हैं, जो कि ओबराय की शेफ़ हैं। शुरुआत मैं महमूद जी आपसे करना चाहूँगा। आप लखनवी खाने को लेकर के, ख़ास करके जो नवाबी कुज़ीन है, उसको लेकर के काफ़ी काम किया है। ये बिरयानी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। बिरयानी का शुरुआत जो बताते हैं, एक बड़ी और बहुत रोचक किस्सा है, बिरयानी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे-कैसे इसका स्वाद बदलता गया और हैदराबादी बिरयानी और लखनऊ की बिरयानी में क्या फ़र्क है? जी। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। जब चावल को भात के साथ मिला के खाते हैं तो दाल-चावल होता है, लेकिन चावल और दाल को साथ में पकाते हैं तो खिचड़ी हो जाती है। उसी तरह तहरी होती है, आलू के साथ या और किसी तरकारी के साथ आप उसको पका लेते हैं। फिर हम लोग क्या लखनऊ में होता है मसूर पुलाव, खड़ी मसूर की दाल की जो खिचड़ी होती है उसको पुलाव कहते हैं। यानी इस बात के कहने का जो तात्पर्य है, मकसद है वो ये है कि किसी चीज़ के साथ चावलों को पकाना वो अपने आप में खास उसको पहचान देता है। उसी तरह बिरयानी की भी शुरुआत हुई। कहते हैं कि फारसी लफ्ज़ है जो 2 लफ्ज़ हैं, एक के माने ये हुए कि जैसे तले हुए चावल और दूसरा ये कि उसको मिला दिया किसी चीज़ में। तो इसी जैसे दाल-चावल मिला के खिचड़ी पकाते हैं, ऐसे गोश्त और चावल को मिला के ये बिरयानी शुरू हुई। बिरयान इसका नाम है। आज भी अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में बिरयानी कहलाता है। अब ये क्या था? इस तरह से उर्दू ज़बान लश्करी ज़बान थी, फ़ौजियों की ज़बान थी। उर्द के माने ही लश्कर होते हैं कैंप के। तो बिरयानी भी जिस तरह से कबाब जो मिलते हैं, स्ट्रीट फूड आपको मिलता है, भुने हुए कबाब, रोस्टेड कबाब, ये एक स्ट्रीट फूड जैसे आ गया। उस ज़माने में भी ये इंस्टेंट खाने की तरह से था। जहाँ पर लोगों ने कैंप किया, वहाँ उसी तरह से गोश्त को भून लिया और खा लिया। और इसी तरह से बिरयानी जो वो पकाते थे, वो चावलों में गोश्त को डाल के उसके बाद उसको पकाते थे। बहुत आसान था पकाना उसमें। उसको वो खाते थे। धीरे-धीरे उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट्स होते रहे। फिर वो लश्करों से और कैंप से लेके वो महलों तक पहुँचा तो और भी उसमें जो चीज़ें ऐड हो गई जो रईसों के शौक होते हैं। अब आपको हम बताएँ कि ख़ास सेंट्रल एशियन चीज़ है, ये सिर्फ़ ईरान नहीं है। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, इस सब जगह बिरयानी होती है। आपको याद दिलाएँ अमरीश जी क्योंकि आप तो बड़े पत्रकार हैं। अहमद शाह मसूद एक हुआ करते थे अफ़गानिस्तान के लीडर के बाद, जब अफ़गान लोगों की लड़ाई चल रही थी रशिया के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो ता पंचेर वैली के शेर कहलाते थे वो। हिंदुस्तान के बहुत दोस्त भी थे वो। उनको ये ओसामा बिन लादेन की अल-कायदा वालों ने कैमरामैन भेजा, जर्नलिस्ट बना के इंटरव्यू ले रहे थे और वो ब्लास्ट हुआ, वो बेचारे मारे गए उसमें। उनका 40वां जो हुआ, अहमद शाह मसूद का, 40वां हम लोगों में होता है 40 दिन के बाद एक जैसे तिरई होती है, पूरी कम्युनिटी को खिलाया जाता है उसमें। तो मैंने अखबार में फ़ोटो देखे थे कि करीब 100 150 देगें थी, जो लाइन से पक रही थी। उसमें लिखा था कि बिरयानी खिलाई जाएगी पूरे उनके कबीले को। तो इसका मतलब बिरयानी वहाँ तजाकिस्तान में भी जो है वो होती है, जहाँ के अहमद शाह मसूद का ताल्लुक था उसमें। और उसके पकाने का तरीका, क्योंकि शेफ़ बैठी हैं, ये हमसे बेहतर समझेंगी इस बात को। लखनऊ में, दिल्ली में जो देग पकती है तो एक चूल्हे पे एक ही देग होती है। आपके यहाँ भी किचन में यही होता होगा? आप कहीं लॉन में भी पकाएँगी तो आप ऐसे ही पकाएँगी, एक-एक चूल्हा होगा। अगर वो लोहे का चूल्हा नहीं है तो आमतौर पे ईंटों का चूल्हा बनता है, उसमें ख़ास किस्म की लकड़ी मुड्ढी जिसे कहते हैं वो लगाई जाती है।
लेकिन कश्मीरी वाजवान जो है वो लंबा चूल्हा एक होता है जिसमें दोनों तरफ लकड़ियां होती हैं, बीच में आग होती है और एक के साथ एक मिला के रख देते हैं। अहमद शाह मसूद के 40वें में जो देने हमने देखी थी वो बिल्कुल उसी तरह से पक रही थी जैसे कश्मीरी वाजवान पकती। तो ये वहीं से आई है चीज धीरे धीरे, और ये जब मुगलों के यहाँ पहुंची तो मुगलाई फूड में इसको शामिल कर लिया गया। इसका जिक्र तो ज्यादा नहीं मिलता है, ना अकबर के जमाने में ना हुमायूं के जमाने में, कहीं इसका कोई खास तस्करा नहीं है इस खाने का। लेकिन बहादुर शाह जफर के आते आते ये काफी कोडिफाइड हो गया ये खाना, और ये मशहूर हुआ कि साहब ये मुगल बावर्ची खानों का खाना है। और उसके बाद धीरे धीरे जो जिसको कहना चाहिए सूबाई जो हुकूमतें थी, अवध हुआ और हैदराबाद हुआ, रामपुर हुआ, भोपाल हुआ, इन जगहों पर गया तो इसका एक जो था वो लोकल वेरिएशन भी हो गया। मसलन भोपाल का अगर आप खाना खाएं, शेफ हमसे बेहतर सब चीजें समझती होंगी, तो भोपाल का खाना बड़ा अर्दी है क्योंकि वो प्लेटू में रहते हैं और खास पठानों की रियासत थी वो। तो वहां आपको लखनऊ की तरह सॉफ्ट खाना देखने में नहीं मिलेगा। वो खाने में सॉफ्ट हो लेकिन देखने में जो है मजे में वो थोड़ा सा उसमें सख्ती सी आपको नजर आएगी। लखनऊ जो कि नफासत और नजाकत का शहर था, तो यहाँ की जो बिरयानी है वो तमाम जो दुनिया की बिरयानी है उससे बहुत मुख्तलिफ है। जबकि हम लोग लखनऊ में उसको बिरयानी नहीं कहते, उसको पुलाव कहते हैं, क्योंकि पुलाव पकाने का तरीका भी वही खिचड़ी की तरह से गोश्त को मिला के पकाया जाता है। बिरयानी जो है उसमें तह लगाई जाती है, चावलों को निचोड़ा जाता है। हालांकि अब बिरयानी और पुलाव एक ही तरीके से पकता है। और ये आज की बात नहीं है, अब्दुल शरर ने अपनी किताब जो सबसे मुस्तनद और सबसे रिलायबल किताब है लखनऊ के कल्चर पर, गुज़श्ता लखनऊ, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बड़ा आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएशन है बिरयानी और पुलाव। ये पुलाव और बिरयानी एक ही चीज होती है, हम लोग इसे हमेशा पुलाव कहते हैं। अब पुलाव के साथ क्या चीज खाई जाती है, पुलाव के साथ खाई क्या चीज जाती है? दुनिया भर में आपने देखा होगा कि लोग एक रायता गाढ़ा गाढ़ा सा बना देते हैं और उसमें प्याज काट के डाल देते हैं। उसको बम्बई में तो उसको कचूमर कहते हैं, हम लोग क्या वो चीज नहीं है, हम लोग उसे कहते हैं बुरानी। बुरानी जो है वो बिल्कुल पतले खट्टे दही की बनती है, बिल्कुल पतला, वो सेटलर का काम करती है। उसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं वो ये है जीरा भुना हुआ, लहसुन और लाल मिर्चों को पीस के उसमें डाल दिया जाता है और मुनासिबत के हिसाब से नमक होता है उसमें। तो उसको चावलों को मिला के भी खाते हैं और अलग से अगर ये आपको लगा कि आपने ज्यादा खा लिया, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लोग हाजमे के लिए खाने के साथ, तो लोग छोटे से ग्लास में उसको पी भी लिया। हमारे वालिद हम हमेशा ये करते थे क्योंकि पुलाव चिकना होता है। एक बात आपको और बताएं, पेट को बांधता भी है, पेट साफ रहने के लिए भी ये जरूरी है। और पुलाव जो है लखनवी वो हर आदमी, और दिल्ली वाला भी, जो असली पुलाव जो होता था वो हर आदमी के खाने के बस की बात नहीं थी। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर की ननिहाल तो दिल्ली की थी, उनकी वालदा बहू बेगम साहबा मुगलानी थी, तो उनके साथ कुछ बावर्ची लखनऊ से जहेज में आए थे। एक बावर्ची था जिसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो एक चीज नवाब के लिए पकाता था, चावलों का माहिर था। लेकिन लोग ये देखते थे कि ये एक चीज जो खास चीज पकाता है वो खुद खाता है, नवाब को भी नहीं देता, छुप के खाता है रात में। तो लोगों को मौका मिला जो उससे जलते थे उसकी तनख्वाह से और उसकी जो रसाई थी दरबार में उससे, तो उन्होंने उससे नवाब से शिकायत की कि हुजूर ये तो कुछ ऐसी चीज खाता है जो आपको भी पेश नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं वो समझदार है, उसको इस बात का कोई जिक्र ना करो। फिर लोग पीछे लगे, तो एक दिन उन्होंने उस बावर्ची को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम क्या पकाते हो, हमको भी खिलाओ। तो पहले तो उसने माजरत की कि क्या खाइएगा, हमारी चटनी रोटी उसको आप कैसे नौश फरमाएंगे। बादशाह ने कहा नहीं। अब बादशाह को तशवीश हुई कि क्या चीज खाता है, चुप गई, और इतनी लंबी इसकी तनख्वाह। खैर उसने कहा आप तशरीफ लाइए बावर्ची खाने में। वो गया वहां, बादशाह बावर्ची खाने में तशरीफ ले गए, बनफ्स नफीस चौकी रखी गई उनकी शाही चौकी, और वहां बैठे। उससे पहले उस बावर्ची ने फरमाइश की कि साहब 2 झल बड़े बड़े पानी झल मटके, चांदी के मटके रख दिए जाए पानी के, ठंडे पानी के, और तब आप इसको नौश फरमाएंगे। उसने बादशाह के सामने एक बिरयानी पेश की, दिल्ली वाली बिरयानी। बस बादशाह ने 2 ही निवाले खाए थे कि पूरी रात गुजर गई, पानी पीते रहे, इतनी प्यास लगी। तो जो कहते हैं ना कि अच्छा खाना हजम करना पहचान है कि अच्छा मैदा है, और अच्छा मैदा होने के माने कि अच्छे खाए पिए घर के हैं, खानदानी
ये पहचान कहा जाता है अच्छा खाना हजम करने वालों को। तो इस किस्म की बिरयानी भी होती थी। फिर और अवध में तो बहुत इस पे एक्सपेरिमेंटेशन हुए, मोतिया बिरयानी, नवरत्न बिरयानी, गोले कबाब की बिरयानी जो हमारे यहाँ बहुत पकती है और जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं बहुत फरमाइश करते हैं। छोटे छोटे गोले के कबाब पकाए जाते हैं और उसकी बिरयानी पकती है। मटन पुलाव में भी गोले के कबाब डाल दिए जाते हैं, हम लोग उसे पुलाव ही कहते हैं। अब रही और जगहों की जो बिरयानी है, उसमें लखनऊ की बिरयानी में फर्क क्या है? जो लखनऊ के खानों की सिफत है मुनासिबत, बैलेंस। ये नहीं है कि 1 किलो चावल है और उसमें मजमा 5 ज़रा आपने गोश्त डाल दिया, नहीं, मुनासिबत सुने, बैलेंस बहुत है लखनऊ के खाने में, हर चीज की मुनासिबत। आपको कोई चीज नहीं लगेगी कि कोई चीज ज्यादा हो गई, लेकिन एक चीज जरा सी ज्यादा होती है जो हैदराबाद वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम लोगों क्या, खुशबुओं की जो एक सिफत है, लखनऊ के खानों में खुशबू बड़ी अहमियत है। आपने पतीले का ढक्कन खोला नहीं कि मालूम हो गया 4 घरों तक कि ये चीज पकती है, खुशबू ऐसी है। अब तो उस तरह के मसाले होते नहीं है। अभी हमारे यहाँ कोई अरोमा की जो बात कही, अरोमा की अभी लखनऊ से जब कोई आता है, अब हम तो मुंबई में रहते हैं, तो वहां से एक चीज मंगाते हैं, लज्जते ताम। लज्जते ताम, ताम माने खाना। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। पहले वो क्या कहते थे उसको, जो जैसे कागज पे मोम मोम लगा देते थे, मोम मोम जामा टाइप। पहले प्लास्टिक तो होता नहीं था, तो उस तरह का एक कागज होता था, ट्रांसपेरेंट, पीला पीला। उसमें पता नहीं क्या क्या मसाले होते हैं। कल ही शाम को हम लोगों ने वो पकाया था, चुकंदर का सालन पक्का था हमारे यहाँ, तो उस पर लज्जते ताम डाल दिया गया था। अरे साथ क्या खुशबू और क्या मजा है। तो वो गार्निशिंग के लिए है, और उसके शेफ आप भी मंगवाइए। ये कहाँ मिलता है भाई? ये कहाँ? माता प्रसाद पंसारी? माता प्रसाद के नहीं मिलेगा, या आपको चौक के बाजार में मिलेगा। कबाब की दुकान है अकबरी गेट पे। जी आपने उनको सही बताया, अकबरी गेट पे जहाँ टुंडे के कबाबी की दुकान है, वहीं करीब करीब लज्जते ताम। अब वो भूरे कागज में होने लगा है जो हमारे यहाँ आया है, पहले वो उस तरह के कागज में था, लेकिन है वो वही चीज। खुशबू, खुशबू को बड़ी अहमियत दी गई है और मुनासिबत को। एक बात और है लखनऊ के खाने की, जो हमने दमपुख्त में जब हम पहली मर्तबा गए थे खाना के लिए, तो हमने कहा नहीं, किसी ऐसे शेफ ने बनाया है जो लखनऊ के खानों से वाकिफ। लखनऊ के खानों की खूबी ये है कि ट्रिक फूड है इसमें। आपको देख के कुछ लग रहा है, वो है कोई और चीज। पे भी आपको एक किस्सा सुनाएंगे नवाब अली शाह बहादुर का, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ में जो बोटी है, जो पीस है गोश्त का, वो आपको लगेगा कि ये बहुत सख्त होगा भाई, ये तो बहुत सख्त होगा, ये बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल एक एक रेशा उसका जो है वो हड्डी से जुड़ा हुआ है, या पूरा बंधा हुआ गोश्त है, बॉल की तरह से रखा हुआ है। आप उंगली लगाएंगे नहीं, उंगली लगाई नहीं कि खिल गया, वो खिल गया फौरन वो। ये खास चीज है लखनऊ के खानों की। तो जो दमपुख्त की बिरयानी होती है आईटीसी में, उसमें आप देखिए तो उनकी बिरयानी बिल्कुल, और उनका जो नहारी है, जो उसकी खुशबू थी, और उसके साथ जो बोटियों का जो, जिसको कहना चाहिए जो रंगरूप था, वो बिल्कुल लखनवी था। खास वो बावर्ची वहीं के लखनऊ के कुरैशी साहिबान जो है। बहरहाल ये तो थी खुसूसियत लखनऊ के खानों की। अब तो लखनऊ में साहब बड़ी हैरियत होती है हमें कि मुरादाबादी बिरयानी लखनऊ बिरयानी से ज्यादा खाई जा रही है। मुरादाबादी बिरयानी, पहले हम निजामुद्दीन दरगाह के पास जो बाजार है उसमें देखते थे मुरादाबादी बिरयानी। एक मरतबा खाई भी हमने दिल्ली में, पटियाला मटका पीर वाली खाई कि नहीं खाई? मटका पीर वाली जो है प्रगति मैदान के पास में जो है। अच्छा हाँ है, वो है तो। लेकिन ये मुरादाबादी बिरयानी में वो आगरे की तरह की बिरयानी, पूरी पूरी मिर्चें उसमें पड़ी है। और मुरादाबादी में तो हमें लगता है कि कुछ अचार किस्म की मिर्चें भी डाल देते हैं, उसका अपना मजा है। और अपनी बिरयानियों का अपना मजा है। जहाँ पे हमने आपको किस्से की बात कही थी, उसके पहले हम आपको बताएं, कुरैशी जी का नाम लिया, शायद वही है, वही कुरैशी साहब हैं जो मैं फिल्मिस्तान का जिक्र कर रहा था, वो वहीं से निकले जी। नहीं, ये कुरैशी तो जो बड़े वाले कुरैशी थे, पद्मश्री, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, ये तो ये असल में महमूदाबाद में काम करते थे लोग, महमूदाबाद के रॉयल किचन के थे लोग। फिर धीरे धीरे, और ये बावर्ची नहीं है, ये खानसामा है। एक तो एक चीज और बता दीजिएगा, बावर्ची, खानसामा और देक्षरी, इनका जरा भेद बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। खानसामा जो है वो सिर्फ पकाता ही नहीं है, वो किचन का इंचार्ज भी होता है जी। वो किचन का पूरा इंचार्ज होता है, क्या क्या जिनस आएगी, क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, पूछ के पकाता है। बावर्ची जो होता है वो सिर्फ खाना पकाता है, उसको सामान दे दिया गया,
उसकी कोई फरमाइश नहीं है, आप जो सामान देंगे वैसा पकाएगा उसमें। एक होता है रकाबदार, एक मुहावरा नहीं, पकी पकाई हांडी पे कूदे रकाबदार। रकाबदार होता है जिसको आप समझ लीजिए बटलर जिसको कहते हैं, बटलर जो होता है वो आके बेचारे लोगों ने पकाई हांडी और वो लाके सर्व करते हैं और सारी वाहवाही खुद ही लेते हैं, वो सारे इनाम इकराम उन्हीं को मिलते हैं, जो झुक के सलामे करते हैं कि भाई हम किस लायक है, आपकी इनायत है, जरा नवाजी, अरे आपने हमारे खाने को पसंद किया, जबकि उन्होंने उसमें उंगली भी नहीं लगाई। वो रकाबदार है, वो बटलर होते हैं इसमें रकाबदार। ये खानसामा लोग जो हैं ये कुक्स कंपाउंड के हैं, ये सदर में है। अब सदर तो कंटोनमेंट था, कंटोनमेंट में अंग्रेज साहब बहादुर रहते थे, तो ये सवेरे का नाश्ता छोटी हाजरी, बड़ी हाजरी, स्क्रैम्बल्ड एग और सैंडविचेस ये सब बनाते थे, ये लोग पकाते थे या बनाते थे। सैंडविच तो बनाए जाते हैं, बिरयानी पकाई जाती है। लेकिन बावर्ची जो रहते हैं लखनऊ में, दो जगहें थी उसकी, एक बावर्ची टोला था आमिर की ड्योढ़ी पर, और एक बावर्चियों का, वहां से तो खत्म हो गए बावर्ची बहुत हद तक। बावर्ची जो है गुलाम हुसैन के पुल पे रहते हैं। हमारे एक बावर्ची थे रईस, उनके बच्चे तो दुबई वगैरह चले गए, क्या खाना पकाते थे, अब्दुल्ला बावर्ची। अरे साहब क्या, लेकिन उनके मिजाज ऐसे हैं, लकड़ी आप लेके आए तो मालूम कहती ये लकड़ी तो बेकार है, मालूम ठेला भर के लकड़ियां आई, उनकी फरमाई, उन्होंने कहा तो मुड्ढी नहीं, अरे ये तो खराब लकड़ी, जाइए पूरी लकड़ी बदलिए वरना आपका खाना खराब हो जाएगा। तो ये खानदानी बावर्ची जो थे वो हैं, अभी वहां है, और जो लोग पकाते हैं। इदरीस का आपने कहा, इदरीस तो 1964-65 से शुरू हुई है, बहुत ऑथेंटिक बिरयानी है इनकी। इदरीस की वाहिद की पुरानी है, वाहिद की 1955 वाहिद भी पुरानी है। टुंडे ने भी शुरू की है बिरयानी। एक बिरयानी हम आपको और याद दिलाएं, आपको याद आ जाएगा, पब्लिशिंग हाउस है कंटोनमेंट रोड पे, जो था अब नहीं है, पब्लिशिंग हाउस कंटोनमेंट रोड पे, वहां मिसेस हरिनारायण की एक बिरयानी हुआ करती थी। विवेक हरिनारायण जो आईएएस थे, अरे हम लोग से सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, जो तमिलनाडु बॉर्डर में आईएएस थे, तो रिटायर हो गए होंगे। उनकी मदर वो थी, खुद कश्मीरी कॉल थी शायद, वो साहब जो बिरयानी पकाती थी, खुद पकाती थी तांबे के पतीले में, और वो बेचती, जब वो देती थी तो दूध का छींटा देके देती थी। मिसेस हरिनारायण की बिरयानी बड़ी मशहूर बिरयानी थी, जब तक वो रही, अब तो पब्लिशिंग हाउस ही खत्म हो गया। वहां वो बड़ी मशहूर बिरयानी उसकी हुआ करती थी। और अब जो किस्से रह गए और दूसरों को मौका दें, बिल्कुल मैं आता हूं। मैं एक टिप्पणी सिर्फ सिद्धार्थ जी से चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, हमें आप कौन सी बिरयानी पसंद करते हैं लखनऊ के अंदर? पहली, मैंने फिल्मिस्तान का जिक्र किया था, उसके बगल में जो नाला था, वहां जो ठेला लगता था, उसके अलावा एक तो वो था जो हम लोग का प्रिय स्थल था 80 के दशक में। उसके बाद ये सब आया। नजीराबाद में एक एकदम कच्ची दुकान थी, मुझे उसका नाम नहीं याद है, आपने भी शायद खाई होगी। तो आपको कहां पे पसंद आया, किस किस जगहों पे बिरयानी कहां की पसंद आई? जी, अव्वल तो लखनऊ की कई जगह हैं जो हाल फिलहाल, फिल्मिस्तान का जो जिक्र किया मेरे ख्याल से थे वो भी कुरैशी ही, वहां उनके छोटे भाई थे तक रखते रहे। और ये जिस कुरैशी का जिक्र अभी अब्दी साहब कर रहे थे, ये दोनों में फर्क है। उनके लोगों ने, उनके खानदान के लोगों ने अब एक रेस्टोरेंट खोल दिया है, क्योंकि वो जगह तो रही नहीं, तो उनकी बिरयानी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे नामचीन लोगों के मुकाबले कहीं अच्छी थी, और बस ये था कि उतनी मार्केटिंग उनकी उस जमाने की नहीं थी, या ये कहिए ऑनलाइन और स्विगी जोमेटो का जमाना नहीं था, वरना शायद वो भी सबसे मशहूर लोगों में शामिल होते। अब बात जो है, देखिए इदरीस की बिरयानी, वो आज के तारीख को मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज उनके पास इतना ज्यादा ऑर्डर है, इतना काम है कि बिरयानी पकाने के लिए उनके पास शायद अब उतना वक्त नहीं है। आप या तो आप सुबह के वक्त पहुंच जाएं, अगर टाइम पर उनके यहाँ बिरयानी खा लें, तो इदरीस की बिरयानी जरूर मैं कहूँगा कि आज की तारीख में अच्छी बिरयानी वो पकाते हैं। इसके अलावा एक जो कि कोई खानदानी तो नहीं है और बहुत पुराना नाम भी नहीं है, मेरे ख्याल से अमरीश जी आपके सामने ही उसने दुकान खोली होगी, जो उत्तम ने ओपन एयर रेस्टोरेंट खोला है, गोमती नगर में खोला है। उनके यहाँ का भी जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन काफी बेहतर, साफ सुथरा, अच्छा है, और बिल्कुल उस पुरानी रंगत को लिए हुए है। एक नाम जो बहुत इन दिनों सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा, खास तौर पर यूट्यूब पे, और दिन भर अगर आप वहां पहुंच जाएं तो आपको सारे फूड ब्लॉगर जो है वो घेरे हुए मिलते हैं, वो है लल्ला की बिरयानी। तो हाँ, लल्ला की बिरयानी देसी घी की, वो देसी घी में बनाते हैं, उनके प्रिपरेशन देसी घी में होता है, ये उनका कहना। तो जी,
लंगड़ा की बिरयानी का जो नाम जिस कदर था, और बहुत पहले जब शायद आप विश्वविद्यालय में पढ़ा करते होंगे, उस टाइम पर जो उनका नाम और उसकी जो धमक थी, आज की तारीख है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्राउडेड ओवरलोडेड होने की वजह से अब वो बात नहीं रही। तो आज की तारीख में जब खाना होता है तो ओपन एयर है, इदरीस है, वाहिद के यहाँ मिल जाती है, इन सब जगहों की बिरयानी जो है वो थोड़ा बेहतर बिरयानी, दस्तरखान की भी बिरयानी हमें अच्छी लगती है। दस्तरखान जो है उसका भी कम से कम प्रिपरेशन बहुत सारी चीजों का अच्छा है, बेहतर है, प्रिपरेशन अच्छा है, और कम से कम जो हाइजीन का ख्याल रखते हैं उनको ये मालूम है बहुत अच्छा। हाँ, भाई बहुत एक बेहतर हाइजीन उनके यहाँ मेंटेन किया जाता है। तो ये 3-4-5 लोग ऐसे हैं, लेकिन बिरयानी के और कई नए आउटलेट जो है वो लखनऊ में आए हैं, जो अच्छा प्रिपरेशन उनके हैं, हालांकि अभी उतने नामचीन तो नहीं हुए हैं। और बहुत सारी ये जो मुरादाबादी क्या बिरयानी जो है, वो जैसा अभी आदिल साहब बता रहे थे कि मेरे ख्याल से लखनऊ या आवध के इलाके में जो बिरयानी खा चुके हैं और जिनको पसंद है, उनको शायद वो कुछ कुछ तहरी जैसा उसमें महसूस हो सकता है, या कुछ जो है एक मतलब वो कहीं से आपको बिरयानी जैसा शायद ना लगे। मुझे एक लगता है कि शायद उसके प्रिपरेशन में कीमत का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर मैंने देखा है कि मुरादाबादी बिरयानी वो सस्ते में होती है, सस्ते में होती है। और जो बैलेंस की बात कही, वो बैलेंस जो आपको लखनऊ की बिरयानी मिल जाएगा, यहाँ तक कि जो कम जिनका नाम है उनके यहाँ भी जो लखनऊ में जो बिरयानी मिलती है उसमें आपको बैलेंस जो है वो बहुत बेहतर मिलेगा बाकी जगहों के मुकाबले। तो वो सब का शायद ख्याल नहीं रखा जाता है, तो मुरादाबादी बिरयानी इस वजह से ज्यादा बिकती है, बहुत जगह दुकानें खुल गई हैं, और चूंकि सस्ते कीमत में मिल रही है, बिक भी रहा है। और ये जो आज की तारीख में, हाँ आपने जो जिक्र किया मसालों को लेकर, लखनऊ में अब चूंकि यूट्यूब और वेबसाइट, इंटरनेट, इन सब ने काफी फेमस कर दिया है बनाने के तमाम तरीके, और अलग अलग लोगों ने खूब बताया है इन सब पर कि आप बिरयानी ऐसे पकाएं। तो अब मैंने एक चीज देखी है कि जो जिस जगह का जिक्र अभी महमूद साहब कर रहे थे, वो जो अकबरी गेट की ढाल है, वहां पर कई दुकानें ऐसी हैं जो पहले तो इस तरह से एडवर्टाइज करके या अपने चीजों को इश्तेहार करके नहीं बेचते थे, लेकिन अब आपको वहां पर कुछ जगहों पर तो सीजन में बैनर भी मिल जाएंगे, कुछ जगहों पर बाकायदा जो है वो आपको सबसे पहले रखे मिलेंगे, तुरंत आपने कहा नहीं कि तुरंत हाजिर कर देंगे। जैसे वो पोटली वाला मसाला था, तो वो जो मसाले पोटली में होते हैं मार्किन की, उसमें जो है वो इक्का दुक्का दुकानों पर पहले उसको तराशते थे लोग, और वो जो इक्का दुक्का दुकान वाले थे तो वो पता नहीं सही कहते थे झूठ कहते थे, वो कहते थे साहब ये पाकिस्तान से आया है और ये वहीं का खास मसाला है, इसमें ये है। अब पता नहीं कितना सही कितना गलत है, लेकिन आज की तारीख में वो पोटली वाले मसाले उसको बेचने वाले भी सैकड़ों लोग हैं, और सबके यहाँ, और अब हर साइज के मिलते हैं। पहले आपको बहुत बड़ी पतीली में पकाना होता था, अब आप 1 किलो गोश्त के लिए भी अगर आप मांगेंगे तो आपको वो पोटली जो है आपको छोटी वाली मिल जाएगी। बिल्कुल, हमें लगता है अब ये मैं मसालों पे और मसालों पे मैं चाह रहा था अनन्या जी, हाँ अब बात पूरी कर ले, मैं अनन्या के पास होता था तो साहब ये केसर खरीदना है, जाफरान खरीदने के लिए, तो नेपाली कोठी जाया करते थे। तो फिर वो नेपाली कोठी में वो एक वो तिजोरी में से निकाल कर और वो उसको जो है वो देते थे, उसकी पेचदार उनका वो चांदी का एक वो होता था, उसमें वो रखी जाती थी। आज की तारीख में जाफरान अच्छी क्वालिटी का कई जगहों पर जो है वो लोग बेच रहे हैं। तो इसका वजह यह है कि बिरयानी दुकानों पर तो जो मकबूल है अपनी उसकी जगह है, इसके अलावा लोग घरों में भी बनाने का काफी प्रयोग कर रहे हैं, और कई लोग अच्छा बना रहे हैं, कुछ लोग किचन से भी सप्लाई हो रही है। लेकिन ये भी सही है कि जिनको लखनऊ की बिरयानी जिनके जुबान पर लग गई, वो बाकी जैसे हैदराबाद बिरयानी के लिए जाना जाता है, लेकिन आप जाएं या हम जाएं, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए शायद वो हैदराबाद की बिरयानी खाने के बाद वो लुत्फ नहीं दिखेगा या वो मजा नहीं आएगा जो आपको लखनऊ की बिरयानी में। अब हैदराबाद के लोग जो है या उधर की चीजों को पसंद करने हैं, कलकत्ते के लोग भी, वो साहब जो है वो आपको छूटते ही आपसे बहस पे आ जाएंगे कि लखनऊ में तो बिरयानी बनती ही नहीं है। वो कहेंगे साहब लखनऊ में तो यखनी पुलाव है और वो उसको आप बिरयानी कैसे कहते हैं, अब बिरयानी ये होती वो होती, लेकिन हकीकत ये है
कि लखनऊ के रहने वाले ही नहीं, बाहर के भी जितने भी लोग हैं, जब लखनऊ की बिरयानी खाते हैं, लखनऊ की बिरयानी जब उनके सामने जाती है तो वो उसकी वाह वाह करते हैं और मानते हैं कि ये जो है वो बाकी और किसी जगह की बिरयानी के मुकाबले भारी है, बिल्कुल ज्यादा अच्छा वो लगता है। एकदम। मैं अनन्या के पास आऊंगा। लखनऊ की बिरयानी की एक खासियत और है, उसको खाने के बाद आपके हाथ में कोई चीज चिपकी नजर नहीं आएगी। आप कहीं और की बिरयानी खा लें तो आपके हाथ में गीले चावल, बहुत सारी चीजें आएंगी। अनन्या इस समय ओबराय की शेफ हैं और रामगढ़ में भी उन्होंने हम लोग को बिरयानी खिलाई थी। मैं दो चीज जानना चाहता हूँ। एक तो ये जो बहस चलती है हैदराबादी बिरयानी और लखनऊ बिरयानी, कौन सी बिरयानी बेहतर मानी जाती? देखिए, बिरयानी तो लखनऊ में ही, मतलब लखनऊ की बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी का ये जो डिस्कशन है ये कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा ही चलता रहता है। और ये एक ऐसी डिबेट है जिसपे हैदराबाद के लोग अपनी बिरयानी को ज्यादा अच्छा मानते हैं और लखनऊ के लोग अपनी बिरयानी को। दोनों बिरयानी में बहुत फर्क है। सबसे पहला फर्क दोनों बिरयानी में ये है कि जैसे कि अभी आपने बोला कि लखनऊ की जो बिरयानी होती है वो एक पुलाव होता है, वो बिरयानी नहीं होती, पुलाव होता है, क्योंकि बिरयानी भी एक तरीके का पुलाव ही माना जाता है। तो लखनऊ की बिरयानी में हम जैसे यखनी जो बनाते हैं उसी के साथ, गोश्त के साथ, उसी के साथ चावल को पकाते हैं। जो हैदराबादी बिरयानी है वो अलग अलग लेयर्स में बनती है। वो एक सिंगल लेयर की बिरयानी भी हो सकती है या 3 लेयर की बिरयानी भी हो सकती है। हैदराबाद में भी 2 तरीके की बिरयानी बनती है, एक कच्चे गोश्त की बनती है और एक पके हुए गोश्त की बनती है, जिसको कच्ची बिरयानी भी कहते हैं। तो कच्ची बिरयानी वही होती है जिसमें हमने पहले पूरा कच्चा गोश्त लिया है और उसके ऊपर सीधे चावल को डाल के पूरा कच्चा, उसको दम लगाने में ज्यादा वक्त लगेगा। और जो आधी पका के गोश्त को बनाते हैं वो पकी हुई बिरयानी कहलाती है। तो ये फर्क है हैदराबादी और लखनऊ की बिरयानी में। और एक और चीज जो आपने भी बोली कि लखनऊ के जो बिरयानी होती है उसमें अरोमा बहुत ज्यादा होता है। लखनऊ की बिरयानी में फ्रेग्रेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए लखनऊ के खाने में मीठा इत्र बहुत ही पॉपुलर है। तो लखनऊ की जो भी बिरयानी होती है उसमें आपको हमेशा ज्यादा फ्रेग्रेंस, ज्यादा अरोमा आएगा। और हैदराबादी बिरयानी में आपको ज्यादा मसाले आएंगे। लखनऊ की बिरयानी एकदम साफ बिरयानी होती है। उसकी यखनी भी जब हम पकाते हैं तो उसको छान लिया जाता है, उसके जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो अलग करके उसके बाद उनको चावलों में मिलाया जाता है, जिससे कि आप जब उसको खाएं तो आपके मुंह में कोई भी खड़े मसाले ना आए, सिर्फ उसका फ्रेग्रेंस, सिर्फ उसका अरोमा और टेस्ट आता है। और वहीं पे हैदराबादी बिरयानी में सारे मसाले चावल के साथ ही रहते हैं और वो खड़े मसाले भी आपके मुंह में आएंगे जब आप बिरयानी को खाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है लखनऊ की और हैदराबादी बिरयानी में। और यही कि जैसे कोलकाता की भी बिरयानी अभी काफी पॉपुलर है, वहां के लोग भी अपनी बिरयानी को काफी अहमियत देते हैं। तो लेकिन वो बिरयानी भी यहीं से निकली है, लखनऊ की बिरयानी से ही निकली है। जब यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह वहां गए थे तो उनके साथ ही अपने खानसामा को लेके तो उन लोगों ने वहां पे बिरयानी बनाई। और वहां जाके गोश्त की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उन लोगों ने उसमें आलू डालना शुरू कर दिया, उसमें अंडे डालना शुरू कर दिए। तो एक कोलकाता की बिरयानी का एक अलग अपना ही वर्जन बन गया, तो उसको कोलकाता की बिरयानी कहते हैं। तो बिरयानी आई तो पर्शिया से ही थी और सब जगह अलग अलग टाइप्स। एक सवाल और था कि ये बिरयानी बनाते जिस बर्तन में, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर वो कौन सा बर्तन है और कहाँ मिलता है, किस बर्तन में बनाते हैं? बिरयानी का जो यखनी बनाते हैं उसको देगची में बनाया जाता है और उसके बाद उसको लगन में सेट करते हैं। तो लगन जो है कॉपर का एक बर्तन हो गया जिसके अंदर कलई करके उसके बाद उसमें उसको सेट किया जाता है और फिर उसको दम लगाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी मोटी उसकी परत होती है नीचे की उसका, तो उसकी वजह से जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन हो जाता है, तो चावल या गोश्त नीचे लग नहीं पाता। इसलिए थोड़े मोटे तली के बर्तन में इसको बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पीछे जो बर्तन लगे उसमें एक लगन भी है, क्योंकि लगन में चावल, पुलाव, बिरयानी ये सब बनाना चाहता हूँ। अब मैं आपके पास हूँ। हाँ हाँ जी, अभी जब शेफ ने इन्होंने जिक्र किया इसका, अनन्या ने, कि बर्तनों का, तो हम आपको बताएं कि यहाँ लखनऊ में लड़कियों की शादियों में अब तो कम हो गया है, पूरे जहेज का एक खास हिस्सा होता था तांबे के बर्तन। लगन, मटका, देगें, पतीले अलग अलग हिसाब से, 1 किलो, 1 सेर जिसको कहते थे उसके लिए ये पक्केगा, 2 सेर के लिए, 4 सेर के लिए बड़ी बड़ी तांबे की सीढ़ियां होती थी। तो देग होती है, जिस देग में बिरयानी या पुलाव पकता है। अब इसकी एक खास वोकेबुलरी भी है।
देख से जब निकालते हैं तो कहते हैं देख काटी जा रही है, काटना कहते हैं उसको। और किसी चमचे या चम्मच से नहीं निकालते, किसी कफगीर से नहीं निकालते, एक प्लेट होती है, आप देखिए जाके इदरीस क्या भी देखिए तो प्लेट से निकालेगा, लल्ला भी देगा, उसको कहते हैं देख को काटना कहते हैं। अभी कलहन साहब ने जाफरान और रंग का जिक्र किया था। हाँ, किसी जमाने में हुआ करते थे जाफरान की बिरयानी, जिसमें रंगत जो थी वो जाफरान से दी जाती थी। तब इतने लाल लाल चावल नहीं होते थे। अब तो हमने जो पकाते हैं, जो यूट्यूब पे भी देखते हैं, लल्ला को बिरयानी पकाते हमने देखा था, इदरीस के यहाँ भी यही चलन हो गया है कि एक के बाद एक वो रंग की परतें लगाते जाते हैं। ऐसा नहीं होता था। हमारे घरों में जो बिरयानी पकती थी उसमें हमारी वालदा जो पकाती थी वो रंग को ऊपर से डालती थी एक ही बार में, और फिर चावल मिला देते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था वो कॉम्बिनेशन। तो पूरे लाल लाल चावल होते हैं। फिर वो क्या करती थी कि कफगीर जो होती है, कफगीर जो चमचा कहना चाहिए, डोल जैसा, उसकी जो डंडी होती थी उसको चावलों में ऐसे पिरोती थी, 4 जगह पे होल बनते थे उसके, उसमें घी पारती थी, उसमें घी डालती थी, तो वो घी इवनली हर लेयर पे पहुंच जाता था। और अच्छी बिरयानी की लखनऊ की पहचान ये है कि आप अगर उसे निचोड़े तो उसमें से घी निकलेगा। ये खास बिरयानी की, लखनवी बिरयानी की पहचान है। रंग तो जमाने में जब ये खत्म हो गया, ज़ाफ़रान कम हो गया उसका इस्तेमाल, तो माता बदल पंसारी के यहाँ या चौक में अकबरी गेट पे गऊ मार का रंग होता। हमने अपने बचपन में बहुत खरीद के लाए, कह दिया गऊ मार का रंग, वो समझ जाते थे, याद होगा कलन साहब हंस रहे हैं, याद होगा आपको गऊ मार का रंग। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया गऊ मार का, अब शमशीर मार का शुरू हो गया रंग। अच्छा। शमशीर मार का रंग जो है वो शुरू हो गया। अभी शेफ ने खुशबू की बात की, मीठे इत्र के साथ साथ केवड़े का बहुत इस्तेमाल होता है लखनऊ के खाने में, केवड़ा बहुत डाला जाता है, तो उससे जो है खुशबू जो है वो उसकी आती है। और अभी जिक्र हुआ कलकत्ते की बिरयानी का, अब वो कहते हैं कि यहीं से गई, वैसे ढाका की भी बिरयानी होती है, लेकिन ढाके वाली बिरयानी कलकत्ते में नहीं, कलकत्ते में लखनऊ वाली वही जो हल्की सी फीकी सी होती है। अब तक आप गोश्त नहीं खाएंगे बम्बे की बिरयानी की तरह से, उसमें मसाला लिपटा हुआ नहीं होता। हालांकि उन्होंने बम्बई की तरह बनाना, उसको पकाना शुरू कर दिया। कलकत्ते की बिरयानी में भी आलू होता है, बम्बई की बिरयानी में भी आलू होता है, लेकिन फर्क क्या है शेफ, आप गौर कीजिएगा, बम्बई की बिरयानी में आलू बीच से कटा हुआ होता है, हाफ आलू होता है, कलकत्ते की बिरयानी में पूरा साबुत आलू होता है। और ये इसलिए नहीं किया था कि नवाब अली शाह गरीब हो गए थे, एक डेलिकेसी थी, आलू उस जमाने में स्पेन वगैरह कहीं से आता था और कलकत्ते के पोर्ट पर नहीं आता था, बम्बई से आता था। तो ये एक डेलिकेसी उन्होंने शुरू की थी कि भाई एक बार किसी बावर्ची ने उनके पका के पेश किया, उनको तो बड़ी उम्दा चीज है भाई, उन्होंने कहा सबके लिए पकाओ। तो ये जो आलू का जो शुरुआत है बम्बई में तो हो गई होगी, यहीं से आलू जाते थे सब जगह। नवाब अली शाह बहादुर ने इस बिरयानी को वहां शुरू किया था, जो आज कलकत्ते की बिरयानी कहलाती है। ढाकाई बिरयानी होती है बिल्कुल अलग है, आरकॉट की होती है साहब मद्रास में, उसमें जो है वो चटीनार टाइप के मसाले होते हैं। एक होती है बाहुरी बिरयानी, बाहुरी शायद नाम है, एक रेस्टोरेंट भी है माउंट रोड पर चेन्नई में, इसका नाम है बुहारी, बुहारी रेस्टोरेंट, बुहारी कोई जगह है शायद। इनकी बिरयानी श्रीलंका पहुंच गई, नॉर्दर्न श्रीलंका है, जाफना वगैरह का जो इलाका है, यहाँ की जो बिरयानी है उसको बुरियानी कहते हैं। वो जो बुहारी से वहां वो बन गई है। चेटीनार बिरयानी भी है, इसके अलावा कच्ची बिरयानी है। बम्बई में तो, महाराष्ट्र में तो बहुत वेरिएशन है। इगतपुरी की अपनी बिरयानी है, रेल रुकती है, लोग टूट पड़ते हैं उस बिरयानी पे, पता नहीं क्या है। तो भाई हमने तो एक मरतबा चखी थी, बस ठीक ठाक थी सफर भर के लिए, लेकिन लोग टूटते हैं उस पर। इगतपुरी की बिरयानी, कल्याणी बिरयानी होती है। और इसके बाद लंका की तो हम आपको बताया, कोलाबा की बिरयानी होती है। सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी पाकिस्तान के इलाकों में बहुत पकती है, वो उसमें भी कुछ तरकारियां भी डाल देते हैं कभी कभी, और कुछ उसमें गोश्त भी होता है, मतलब लेकिन सबका अंदाज वही होता है कि आपको मिला हुआ गोश्त जो है उसके साथ होता है। जबकि लखनऊ में जो है वो गोश्त नहीं मिला होता, गोश्त अलग होता है। जो आप उसको खाएंगे तब गोश्त का मजा आएगा। मजा यही है कि अच्छा क्या है, आप जो लोग ये कहते हैं कि भाई इससे फायदा क्या है, तुम गोश्त को अलग कर रहे हो, चावलों को अलग रखते हो। ये फायदा है उसका। आप कौरमे को चावल से खाएंगे तो उसमें वो अरोमा नहीं होगा और वो नहीं होगा, फ्लेवर नहीं होगा। जब गोश्त चावल के साथ पकता है तो चावलों में गोश्त का फ्लेवर होता है, यही फर्क है। दाल चावल और खिचड़ी में जो फर्क होता है कि जब आप खिचड़ी खाते हैं तो मसूर की खिचड़ी आपको मजा आता है कि मसूर की खिचड़ी है, क्योंकि साथ पकती है चावलों में। जब गोश्त लखनऊ में साथ में पकता है तो गोश्त का फ्लेवर आता है उसमें, और उसमें नफासत है, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हाथों में बढ़ती नहीं है, क्योंकि घी उसमें इतना होता है।
तो वो चिपकती नहीं हाथ में, आपने बस हल्के से अगर उसको उटक दिया तो आपके हाथ साफ हो जाते। तो लखनवी बिरयानी में बहुत प्रसिद्ध है, आपका शायद वक्त हो रहा होगा। आप जी नहीं आब्दी जी, आपने जो आलू की बात की तो एक चीज और याद दिला दे, महमूदाबाद जो घराना है जो अवध के इस इलाके में, वहां आलू और टमाटर वर्जित था उनके रसोई में। वो कहते थे ये निम्न श्रेणी की तरकारियां होती हैं। वो सलजम का इस्तेमाल करते थे, मैं आपको बता दूं, वो सलजम करते थे। और ये पुर्तगाली चूंकि लेके आए थे, ये मानते थे कि ये हमारे भारतीय आबो हवा की सब्जियां नहीं है, तो वो सलजम का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आलू का नहीं करते थे। ये रोचक है। सिद्धार्थ जी कुछ आप कहना चाहते हैं? महमूदाबाद के किचन की एक चीज शेफ आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहे हैं, उन लोगों को आप कांटेक्ट कीजिएगा, रॉयल फैमिली को। उनके यहाँ दूध परवल एक होता है, दूध में पके हुए परवल होते हैं, वो खास, जिसको खास रहे साहब खाने पर मधु करते हैं, उसके लिए खास वो होती है किताब जो है दूध परवल। महमूदाबाद के बावर्ची तो बड़े मशहूर थे। जब भाई दली शाह बहादुर यहाँ से चले गए तो महमूदाबादी बड़ी स्टेट रह गई थी ताल्लुकेदारों में। इनके बावर्ची खाना बड़ा मशहूर था, बहुत उम्दा उम्दा खाने वहाँ के हुआ करते थे। जिसका एक बावर्ची थे इनके, अली जान या क्या नाम था उनका, जिक्र बहुत करते थे हकीम सफदर नवाब साहब। वो ये थे कि राजा साहब ने किसी को खाने पर बुलाया, कहीं और के राजा थे वो, और वो वेजिटेरियन थे। उन्होंने सारी चीजें ऐसी पकाई जो देखने में नॉन वेज लग रही थी, और राजा साहब हाथ ही नहीं बढ़ाते उनको, हुजूर बिस्मिल्लाह। अब वो कैसे बनाया मालूम होता है, कौरमा मालूम है, वो सब सारी चीजें जो थी वेजिटेरियन थी और देखने में लग रही थी। ट्रिक फूड यहाँ लखनऊ में बहुत थी। कहते हैं कि प्रिंस आसमा कदर जो थे दिल्ली के, वो लखनऊ आए तो वहां वाहिद अली शाह बहादुर ने अपने यहाँ उनको खाने पर बुलाया। अब जो दस्तरखान पर बैठे तो नवाजमात यहाँ से लेके वहां तक दस्तरखान चुना हुआ था। अब वो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो उनको लगा कि ये मुरब्बा है। तो अजीब लगा कि साहब पहले ये मीठा पेश कर रहे हैं बादशाह, और वाहिद अली शाह बैठे मुस्कुरा रहे। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और खाया, मालूम वो कौरमा था, वो देखने में लग रहा था मुरब्बा। 3 दिन के बाद शहजादे आसमा कदर ने नवाब वाहिद अली शाह बहादुर की दावत की। वाहिद अली शाह बिल्कुल तैयार होकर गए थे ज़हनी तौर पर कि आज ये हमसे कुछ पहेलियां पूछेंगे। उन्होंने जो खाना खाना शुरू किया तो जो चीज है वो मीठी और शक्कर की है, यहाँ तक के बर्तन तक शक्कर के बने हुए। ये शरण ने लिखा है अपनी किताब में, मुमकिन है थोड़ा एग्जैजरेशन हो, लेकिन वो सारी चीजें जो थी वो बुझौल खाना लखनऊ में खास चीज थी। वो जो आप ट्रिक की बात कहते थे, जो ट्रिक की आप बात कर रहे थे, ये खाने पे कई बार ये प्रयोग हुए हैं और अवध के नवाबों ने खूब किए हैं इसमें, लोगों को चौंकाते थे वो तरह तरह की डिशेज से। अभी हमने अपने एक एपिसोड में कल्चर बाजार का जिक्र किया था, नवाब रामपुर के किचन की एक खास मछली होती थी। शेफ आपकी दिलचस्पी की चीज हो गई है। एक खास मछली होती थी, पूरी एक बड़ी मछली, और एक लंबी काब होती थी, ट्रे जिसको कहते हैं, सर्विंग के लिए काब कहते हैं उसको, लंबे वाले, इसमें चावल सर्व किए जाते हैं, और उसमें मछली रखी होती थी। आप जिस हिस्से से मछली खाएंगे तो अलग मछली, कहीं पे वो पॉम्फ्रेट है, कहीं पे रेहू है, कहीं पे सोल है, कहीं पे पेटकी है, और मालूम फला फला जो मछलियां होती थी। वो होता क्या था, वो खास बावर्ची थे जो पकाते थे उस अलग अलग मछलियों को 7-8 रंग की, और उनको मिला के एक नई मछली बनाते थे। और आप जरा तस्वुर कीजिए कि उसकी स्किनिंग कैसे करते थे, लगता था पूरी ये मछली एक ही। तो ये ट्रिक फूड लखनऊ से अवध उजड़ा है 1857 में, तो यहाँ के शायर अदीब सभी चले गए थे। बिरजू महाराज का पूरा खानदान वहीं चला गया था। रामपुर बिरजू महाराज की तो परमेश्वरी में ही हुई, रामपुर दरबार में बावर्ची बहुत से चले गए थे यहाँ से। उन्होंने ये ट्रिक फूड वहां भी इंट्रोड्यूस किया। रामपुर का खाना लखनऊ से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। जब को पठानों का था उससे पहले 57 से पहले वो जरा सा खुश्क होता होगा, लेकिन बाद में उसको जो असर जो है वो लखनऊ का था, जो एक जो खास किस्म का उसका अंदाज था। आपको देखने से ही लगेगा कि कोई शाही खाना है, खाने वाला आपको किसी नवाब या बादशाह से महसूस नहीं करेगा। तो ये लखनवी खानों की खास जो है वो। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, गार्निशिंग लखनऊ में बहुत एहतियात से की जाती है। गार्निशिंग बहुत जोर है लखनऊ में। घर में जो खाना पकता है उसमें भी ये नहीं है कि सब चीजें, अगर मान लो धनिया डालना है तो पूरी जो हंडिया है वो धनिया से हरी हो गई, नहीं, जितनी मुनासिबत से पड़ना है, जितना पुदीना ऊपर से पड़ना होता है। एक आपको बताएं, जर्दा होता है हम लोगों के, हम लोगों ने खाया है भाई जर्दा, मीठे चावल जो के दशक राजस्थान में भी पकते हैं, वो यहीं से गया है। अभी जब वो अमरकोट वालों की शादी हुई थी, उनके बेटे थे, और ये कनौता वाले ठाकुर साहब जो है उनकी बेटी थी, शादी हुई थी ना, पाकिस्तान से बारात आई थी, तो सारे बावर्ची जो थे वो सब लखनऊ से गए थे वहां,
और उसमें जर्दे की खास फरमाइश थी। मीठे चावल पीले रंग के, जर्द रंग के जो होते हैं, उसमें हम लोग अक्सर पकाते हैं गुलाब जामुन का जर्दा। वो हमारे यहाँ घर में भी है, हमारे यहाँ जो होते हैं वो उसको पका, छोटी छोटी गुलाब जामुन होती, बिल्कुल छोटी छोटी। और ये नहीं है कि मालूम भर दिया पूरा वो आपको गुलाब जामुन लग रहा है, हल्की हल्की जगह पे आपने रख दी, कुछ उसमें मिला दी, मुनासिबत। देखने में भी नफासत पे लखनऊ में बहुत जोर है, खाने पर भी और खाने को पेश करने पर भी। आपको एक चीज और बता दें, मुमकिन है फिर कभी ये मौजूद न छिड़े, तले आलू का सालन, तले हुए आलूओं का बीच से कटे हुए, और वो तले जाते हैं आलू, और उसको तलने का बावर्ची की पहचान यही होती है। जब कोई नया बावर्ची किसी के आता है कि भाई शादी है हमारे यहाँ फला फला, तो बावर्ची का ट्रायल होता है, 2 चीजें उससे 3 चीजें पकवाई जाती है। एक तो चपाती, रुमाली रोटी को हम लोग चपाती कहते हैं, वो कि सही पकाता है, लंका का नक्शा तो नहीं बनाता है, मालूम फेरते फेरते कुछ कर दिया है। दूसरी चीज होती है जर्दा, जर्दे के चावल बैठ जाते हैं आमतौर पर क्योंकि शक्कर पड़ती है उसमें। अगर फरेरे चावलों का जर्दा उसने पका लिया कि आपने हिलाया जो कवगीर को, तो मालूम खिल गया पूरा, तो ये पहले। तीसरी चीज होती है तले आलू का सालन। तले आलू का सालन जो है वो खास लखनवी चीज, इसको आलू गोश्त कहते हैं, आलू गोश्त नहीं कहते, हम लोग कहते हैं तले आलू का सालन। उसमें आलू को तलते हैं, उससे पहले उसको गोद देते हैं फोक से, और उसको आलू दम की तरह, ठीक आलू दम ब्राउन हो जाए बिल्कुल। अब जब वो ब्राउन हो गया तो उसके बाद उसको गोश्त में डाल देते हैं, पक गया वो। पहचान ये है तले आलू के सालन की खुसूसियत के, जब आप उसमें उसको तोड़े आलू को तो उसमें से कुछ से घी निकलना चाहिए, ये पहचान है साहब तले आलू के सालन। बहुत हम लोग तो बहुत गिरविदा रहते हैं, तले आलू का सालन लखनऊ के खानों में जरूर होता है। जी जी सिद्धार्थ जी, मैं नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं की आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपको नहीं आ रही, इनको आ रही है। सिद्धार्थ जी, 2 आपको मैं कोई ऐसी दुकानें बताइए, ऐसे रेस्टोरेंट बताइए जहां पे कोई बाहर से आए, वो बिरयानी खाना चाहेंगे, मैं उसके बाद अनन्या के पास एक बिरयानी की डिश के लिए जाऊं, कैसे बनाए। जी, कोई बाहर से आया तो पूछता है कहाँ खाएं बिरयानी। मैं आपको बताता हूँ, और उससे पहले थोड़ा सा मैं लगन का जिक्र कर दूं। आपने लगन का जिक्र किया और आपके पीछे रखा दिख भी रहा है, और साइज ठीक ठाक दिख रही है। 4-5 लोगों कई साइज है, मेरे पास 2 साइज के हैं, छोटा साइज भी है, बड़ा साइज भी है। जी, तो अभी मैं जब आपने एक बार लगन का जिक्र किया आपकी पोस्ट में, तो उसके बाद जो है वो हमने सोचा कि एक खबर भी लिखी जाए कि पुराने बर्तनों के चलन पे। तो पहले ये लगन, मुझे लगता है आपको बड़ी मशक्कत के बाद कहीं पुराने लखनऊ के इलाके में जाके आपने खरीदी होगी। वही मौलवीगंज के आगे जो बाजार है वहीं पे हिमांशु ले गए थे, वहीं से खरीदा है, हर बार वहीं से लेता हूँ मैं, और कहीं मिलेगा भी। आप अहियागंज की तरफ गए होंगे, वहां आपको यहियागंज, ठीक है, यहियागंज। लेकिन आज की तारीख में ये है कि ये अच्छी बात है कि लखनऊ में बहुत सारी चीजें जो है वो पुरानी चीजें फिर से चलन में आती जा रही हैं। जैसे अभी कई तरह की बिरयानी का जिक्र किया, यहाँ तो एक ही तरह की बिरयानी मिलती थी, या फिर जिसको गरीबों की बिरयानी कहते हैं, वो जिसमें गोले पड़े रहते थे, जिसको गोली वाली बिरयानी कहते थे आम फाहम भाषा में। और वैसे वो गोल कबाब वाली बिरयानी होती थी जो सस्ती मिलती थी, 2 रुपए 4 रुपए की जमाने में मिलती थी, अब 10 रुपए की मिलने लगी है। तो ये पुरानी चीजों का चलन और कई अलग अलग चीजों का चलन वो दोबारा जो शुरू हुआ है, तो ये लगन देग और कई तरह के जो बर्तन हैं और तांबे वाले बर्तन हैं, ये बहुत सारी दुकानों पर इनकी बिक्री बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है इन दिनों। और मैं देखता हूँ जो जितने भी यूट्यूब पर फूड चैनल्स हैं, और अनन्या जैसे शेफ जो है वो कुछ लोगों को बताते भी हैं, तो मैं देखता हूँ कि लगन का इस्तेमाल जो है वो एक बार दोबारा से वो फिर से बढ़ रहा है, और लगन की बिक्री भी उस तरीके से बढ़ रही है। आपने जिन 2 रेस्टोरेंटों के बारे में पूछा, देखिए अव्वल तो लखनऊ में ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां पर अच्छी बिरयानी मिलती है। तो दिक्कत ये होती है कि जब कोई बाहर से आता है तो उसको थोड़ा सा बैठने के लिए एक एम्बियंस भी चाहिए होता है, एक थोड़ा सा बेहतर जगह भी हो। उसके साथ साथ अगर खाना उसको मिल जाए अच्छा, जो ऑथेंटिक लखनऊ का उसको लगे, कुछ नयापन भी लगे, उस हिसाब से तो अगर आप देखें तो बाहर के किसी आदमी को अगर आप लखनऊ में दावत दें, उसको ले जाएं, तो बैठने के लिए और खाने के लिए दोनों के हिसाब से तो आपको दस्तरखान, ओपन एयर, या अभी जो टुंडे ने भी शुरू किया है बिरयानी, खासतौर पर अमीनाबाद में थोड़ा सा उन्होंने माहौल बेहतर कर दिया है, अच्छा बना दिया है, इन सब जगहों पर ले जाया जा सकता है। बाकी ठीक है, इदरीस है या लल्ला है या इन सब जगह की बिरयानी का नाम बहुत है, मशहूर है, अच्छी बिरयानी है। अब तो खैर पैकिंग भी वहां से जा रही है,
और हांडियों में भी पैकिंग होके जाती है। लेकिन बस ये है कि कोई आदमी अगर बाहर से आता है तो उसको थोड़ा सा बैठकर भी बेहतर लगे, खाने में उसको दिक्कत ना हो कि वो अगल बगल कहाँ बैठा है, वो जगह साफ सुथरी है, उसको पानी साफ सुथरा, उसको बर्तन साफ सुथरे, तमाम चीजें आदमी गौर करता है। उस हिसाब से अगर देखें तो ओपन एयर रेस्टोरेंट अच्छा है। दस्तरखान इन लोगों ने चूंकि इन लोगों ने अपने आप को उस तरीके से ढाला है, और वो जो एक केवल और केवल खाने पर ही ध्यान देना नहीं है, बल्कि जो कहा अभी महमूद साहब ने कि भी गार्निशिंग पे भी ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, इर्द गिर्द की साफ सफाई से लेके पूरे माहौल पर ध्यान देना है एक अच्छा। उस तरह से देखते हुए तो ओपन एयर रेस्टोरेंट में, दस्तरखान में, ठंडे के यहाँ, इन सब जगहों पर कोई बाहर से अगर आए तो उसको ले जाने के लिए। और एक जो अभी इन्होंने कहा कि जो ट्रिक बड़ा है, अभी एक पुल गुलाम हुसैन का जिक्र किया जहां बावर्ची काफी तादाद में कभी पाए जाते थे। अब भी कुछ खानदान है पुल गुलाम हुसैन पे जो बावर्ची का काम करते हैं। उनमें से एक बावर्ची हुआ करते थे छोटे, जिनको हिंदू लोग जब अपने यहाँ ले जाते थे तो उनको छोटे महाराज भी कहा करते थे। तो इसलिए लोगों को अंदाजा ना हो, तो बात को किसी अफसर ने खुश होकर उनको सरकारी नौकरी भी दे दी थी। वो भिष्टी की नौकरी होती थी पहले नगर पालिकाओं में। तो उनके जो साहबजादे लोग हैं उन्होंने अभी भी चलन को बरकरार रखा है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा एक जगह उन्होंने वो मछली की बिरयानी पकाई थी, तो उसमें ऐसा लगा कि जो मछली के टुकड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरी बिरयानी तो जैसी बनती है उस तरह से बनाया। बनाने के बाद भाप में पकी हुई मछली को ऊपर से कुछ इस तरीके से उन्होंने हिलाया कि वो चावल के कण के जैसे वो पूरी जो है उसके ऊपर गार्निश सी हो गई, और उसे उन्होंने नाम दिया कि था ये मछली की बिरयानी है। वो खाने मुर्शिदाबाद की बिरयानी, मछली की बिरयानी मुर्शिदाबाद की बड़ी मशहूर रही है, ये बड़ी खास बात है। नवाब मुर्शिदाबाद उन्होंने भाप दी मछली को, उन्होंने इस तरह से, उनके हाथों का हुनर था कि वो एकदम चावल के टुकड़ों की तरह वो उन्होंने शक्ल अख्तियार की, और वो पूरी बिरयानी के ऊपर एक पूरी कोटिंग सी जैसी जो है बनी। तो ये ट्रिक का काम जो है, ट्रिक का काम अक्सर लोग करते हैं। लखनऊ में अभी भी पास दफे लोग करते हैं, कुछ जो पुराने वो भी करते हैं। और बिरयानी पर चूंकि आज आपने इतना बड़ा शो किया, वो भी लखनऊ की बिरयानी पे, और ये सबसे काबिल। मैं अब चाहूंगा कि इस बिरयानी को बनाया कैसे जाए, एकदम सामान्य आसान तरीके से। अनन्या क्योंकि ओबराय की शेफ हैं, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता सकती हैं। अनन्या। हाँ, तो मैं आपको बिरयानी की रेसिपी जरूर बताऊंगी, और बिरयानी की एकदम बेसिक रेसिपी बताऊंगी जिसका आपको सामान वहां पे मिल जाए। उससे पहले अभी एक बार लज़्ज़ते ताम का जो जिक्र हुआ था, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती थी। अभी भी मैं जब लखनऊ गई थी तो अपने साथ वापस यहाँ होटल भी लज़्ज़ते ताम लेके आई थी, और मैंने यहाँ भी किचन में उसको सबको दिया, तो सबको काफी पसंद आया। पहले के जमाने में लज़्ज़ते ताम जो है 56 मसाले कंबाइन करके वो एक मसाला बनता था, उसमें 56 अलग अलग तरीके के मसाले होते थे। अब उसको 24 कर दिया गया है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें उसमें गुलाब जल हो गया, केवड़ा हो गया, ये सब भी उसमें मिला हुआ आता था। लेकिन अब ये सब चीजें क्यों कि हम अलग से डालने लगे हैं, तो ये उसमें से हटा के तो अब वो 24 मसालों पे आ गया है। तो लेकिन वो काफी अच्छा एक मसाला है जो हम गोश्त बनाने में या किसी भी चीज में से डाल के यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये बिरयानी की रेसिपी में हम जो चावल को पकाएंगे, ये 70% तक 70% राइस कुक करके ये बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि गोश्त भी हम थोड़ा सा पहले अलग से पका लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप घी गरम करके उसमें स्लाइस किया हुआ प्याज को ऐसे स्लाइस करके, अच्छी क्वांटिटी में, आपने अगर 250 ग्राम चावल के हिसाब से बनानी है तो आपको कम से कम 5 बड़े प्याज करीब आपको लेने पड़ेंगे, उसमें स्लाइस करके वो डाल देंगे। और उसके साथ उसमें जो है आधा जायफल, उसमें 3 इलायची, हरी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, ये डाल के प्याज को भून लेंगे। उसके साथ साथ उसमें आप गोश्त भी डाल देंगे, करी कट्स में डाल के आप उसको डाल के उसको भूनेंगे। जब गोश्त आपका पकने लगेगा, एक उसपे हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा, बाहर की स्किन उसकी पकने लगेगी, उसके बाद हम उसमें जो है थोड़े मसाले डालना शुरू करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा ये डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर,
और थोड़ा सा उसमें एक बिरयानी मसाला जो आपको लखनऊ में मिल जाएगा, या फिर लज्जते ताम का भी आप यूज कर सकते हो उसमें, आप ये उसमें थोड़ा सा डाल के उसको एक बार फिर से पकाना शुरू करेंगे। मसाले हल्के से भुन जाएंगे, उसके बाद उसमें दही डालेंगे। दही डाल के उसको पकाएंगे जब तक दही जो है पकना ना शुरू हो जाए और हल्का सा घी छोड़ना ना शुरू कर दे, तब तक आप उसके गोश्त को पकाएंगे। उसके बाद उसको फ्लेम से हटा के, गैस पर से हटा के उसमें दूध मिलाया जाएगा। दूध मिलाने की वजह ये होती है कि दूध से चावल और गोश्त दोनों बहुत ही सॉफ्ट रहता है, और ना ही वो ओवर कुक होगा और ना ही आपको वो खिंचाव और उसमें वैसा स्ट्रेचीनेस फील होगा, बिल्कुल भी चूई नहीं होगा वो मीट आपका। तो उसके बाद उसमें दूध डाल के उसको एक फ्लेम से हटा के दूध डालेंगे, पकाएंगे और उस वापस से फ्लेम पे ले जाके एक बॉईल देंगे। ये सब करने के बाद जब आपका मीट ऑलमोस्ट 60% तक कुक हो जाएगा, उसके बाद उसको उसमें से हम मीट के पीसेस को निकाल लेंगे अलग से, और वो पूरा जो आपका यखनी जो पका है आपका, उसको एक बार छान लेंगे। छानने से आपके जो भी खड़े मसाले हैं, जो प्याज है, वो सब अलग हो जाएगा, और उसको अच्छे से छानेंगे ताकि उसका जितना भी फ्लेवर है वो सारा निकल जाए और आपकी यखनी में आ जाए। वो यखनी को लेंगे वापस से पैन में और उसमें वापस से गोश्त के पीसेस डाल के उसको एक बॉईल देंगे, और ये करके इसको साइड में रखेंगे। अब जो आपके चावल हैं, चावलों को आपको 70% कुक करना है। चावल पकाने के लिए पानी बॉईल करेंगे, उसमें थोड़े से इलायची डालेंगे, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और उसमें तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता डाल के पानी जब बॉईल होगा, उसमें जो नमक की मात्रा होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि चावल में जो नमक आता है वो इसी पानी से आता है। तो अगर वो पानी थोड़ा सॉल्टी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें नमक डाल के उसमें उबलते पानी में चावल डालेंगे, जब तक चावल 70% कुक ना हो जाए। आप उसको खा के देखेंगे, आपको पूरा दाना सा लगेगा जो हल्का कुक्ड होगा। उस स्टेज में चावल को निकाल के जो आपकी यखनी थी उसके ऊपर ये चावलों को डाल के, उसके ऊपर से थोड़े से ब्राउन अनियंस, उसके ऊपर से केवड़ा, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा मीठा इत्र डाल के उसके ऊपर से, अगर आप पसंद करें, लखनऊ की बिरयानी में नहीं डालते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर से केसर डाल के और अच्छी क्वांटिटी में घी डाल के हम उसे आटे से सील करके उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको 25 मिनट के लिए दम करेंगे। जी 25 मिनट दम करने के बाद उसको निकाल के और उसको फिर हम खोलेंगे, तो वो बिरयानी आपकी, ये एक आसान तरीका है बिरयानी बनाने का, पूरा कच्चे गोश्त से ना, और ये जल्दी पक जाएगी और एकदम खिले हुए चावल की बिरयानी आपको मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या आपका। जी आपने अभी तक देखा, स्वाद का ये सफर हर हफ्ते जारी रहेगा। इसमें तरह तरह के जायकों पे बात होगी। ये कार्यक्रम हम लोग पहले लगातार कर रहे थे, बीच में कुछ वजहों से छूट गया था, लेकिन जैसे आज बिरयानी पे चर्चा हुई, लखनऊ की बिरयानी पे चर्चा हुई, आगे इसी तरीके से तमाम अन्य व्यंजनों पे भी चर्चा होगी, हर अंचल के व्यंजनों पे चर्चा होगी। धन्यवाद आपका, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।